नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंस कंपनी के अपडेट शेयर करूँगा, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए क्योंकि इस कंपनी के डिटेल्स के साथ-साथ उसके ऊपर कुछ न्यूज़ भी आया है, जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ ही साथ कंपनी के टेक्निकली चार्ट पैटर्न अभी सिचुएशन में क्या बता रहा है, वो भी मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर करने वाला हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिए और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा, कंटिन्यूअसली इन्फॉर्मेशन और अपडेट्स पाने के लिए। तो फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है राजेश एक्सपोर्ट। देखिए राजेश एक्सपोर्ट आप सभी जानते हैं जिस तरीके से कंपनी के हालत खराब होते जा रहा है और कंटिन्यूअसली वो 52 वीक लो भी यहाँ पे कंटिन्यूअसली अचीव करते जा रहा है क्योंकि राजेश एक्सपोर्ट का जो बिजनेस है वो एक्चुअली गोल्ड के ऊपर मतलब इस कंपनी एक बात को मैं आपको बता दूं कि गोल्ड एंड गोल्ड प्रोडक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं, उसका मैन्युफैक्चरिंग भी करते हैं, उसका माइनिंग भी करते हैं और उसका सेल्स भी करते हैं। पूरा का पूरा चेन सिस्टम में कंपनी बिजनेस चलते रहते हैं। फिर भी इस कंपनी का हालत खराब क्यों हो रहा है? क्योंकि वो एक ही कारण है, कंपनी का मेजर जो बिजनेस है वो यूएस में, यूके में और जर्मनी में, इस तीनों जगह पे कंपनी का बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा चलते रहते हैं। और ये तीनों जगह पे कंपनी के अभी बिजनेस खराब होने के पीछे एक ही रीज़न है, इकोनॉमिकली क्राइसिस। देखिए इकोनॉमिकली क्राइसिस और इन्फ्लेशन जो इंटरेस्ट रेट है, वो भी हाइक होने के कारण लोगों के हाथ में पैसा नहीं है, लोगों के जॉब जा चुके हैं। तो सोचिए, जिस कंट्री के लोगों के हाथ में पैसा कम हो रहा है, जॉब जा रहा है, क्या वो लग्ज़रीज़ प्रोडक्ट खरीदने के लिए तैयार रहेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसीलिए राजेश एक्सपोर्ट का हालत थोड़ा-सा बिगड़ चुके हैं। अभी मुझे बहुत सारे दोस्तों ने कमेंट किया कि सर जो लेवल्स आपने बताया था उस लेवल के बहुत नीचे आ चुके हैं, अभी क्या करूँ? देखिए, अभी क्या करूँ का मतलब यहाँ पे मैं एक ही बात कहूँगा कि इस तरीके से अगर सिचुएशन आए तो आपको कुछ पॉइंट्स को देखना चाहिए। सबसे पहले कंपनी का क्वार्टर रिजल्ट देखिए, कंपनी का सेल्स देखिए 50% के आसपास यहाँ पे कम हुआ है। अभी सेल्स कम होने के बाद कंपनी के एक्सपेंस भी यहाँ पे कम कंट्रोल में है और कंट्रोल में होने का मतलब कंपनी के एक्सपेंस भी सेम टू सेम हुआ इस बार और इसलिए कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी एकदम ना के बराबर देखने को मिला। जो कंपनी पिछली बार 370 करोड़ के आसपास प्रॉफिट किए थे, वो घट के हो चुके सिर्फ 45 करोड़ और 45 करोड़ होने के दोनों रीज़न हैं। पहली बात कंपनी आज तक देखिए उतना ज़्यादा टैक्सेशन नहीं पेमेंट किए थे। इस बार कंपनी का सेल्स कम हुआ तो इसलिए कंपनी टैक्स भी ज़्यादा पेमेंट कर दिया। देखिए कंपनी के टिक्स भी होते हैं, बहुत सारे कंपनी करते क्या है कि जब कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा दिखाना चाहिए, उस ज़्यादा दिखाने के बाद शेयर को मतलब शेयर भाग रहा है, उस टाइम में वो प्रॉफिटेबिलिटी भी ज़्यादा दिखाना चाहते हैं, तो इसलिए वो क्या करते हैं, टैक्स को कम दे देते हैं। अभी आप कहेंगे सर टैक्स कम देना क्या लीगल है? बिल्कुल लीगल है, क्योंकि देखिए आप साल भर में भी टैक्स भर सकते हैं, 1 साल के अंदर भी टैक्स भर सकते हैं। तो मान के चलिए 4 क्वार्टर्स के अंदर बाद आपको 1 साल का भी टैक्सेशन आप एक साथ भर सकते हैं। तो शायद मुझे लगता है पिछले इतने बार जो टैक्सेशन कंपनी नहीं भरा, तो इस बार वो टैक्सेशन को भर दिया क्योंकि इस टाइम कंपनी का सेल्स भी कम हुआ और उस सेल्स कम होने के कारण कंपनी के ऊपर शेयर को और भी ज़्यादा गिराने के लिए प्रॉफिटेबिलिटी कम दिखाएगा। मतलब कम कराने के लिए इस तरीके से एक्स्ट्रा खर्चा कराएगा। तो क्या कंपनी के ऊपर खतरा है? देखिए खतरा तो मुझे सिचुएशन वाइज़ टेक्निकली चार्ट पैटर्न देखेंगे तो बहुत बड़ा क्रैश हो चुके हैं। फिर भी देखिए इंस्टीट्यूशन इस कंपनी के ऊपर टिके हुए हैं। अगर इंस्टीट्यूशन माल बेचना स्टार्ट कर देते और इंस्टीट्यूशन अगर ज़्यादा माल बेच देते, तो मैं एक नेगेटिव पॉइंट ज़रूर सोचता। मगर मुझे नहीं लगता कि इंस्टीट्यूशन उतना माल नहीं मतलब बेच रहा है। एक रिपोर्ट के माध्यम से यही बताया जा रहा है कि राजेश एक्सपोर्ट का जो शेयर है 52 वीक का लो हिट कर चुके हैं क्योंकि इसका क्वार्टरली जो रिजल्ट है वो 88% कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी डम हो चुके हैं। मतलब कंपनी के 88% प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है और जिसके चलते कंपनी का कंटिन्यूअसली सेल ऑफ देखने को मिला। अभी कंपनीज के ऊपर एक चीज़ आपको बता दूँ, कंपनी का लास्ट कुछ फ्यू डेज़ का डेटा देखेंगे तो देखिए कंपनी के ऊपर जब-जब मतलब वॉल्यूम दिख रहा है, यहाँ पे हाई दिख रहा है, ये वॉल्यूम है ट्रेडिंग का। यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट का वॉल्यूम नहीं है। इन्वेस्टमेंट मत वॉल्यूम कहाँ पे है? यहाँ पे जो पिंक कलर का आपको जो कैंडल दिख रहा है, इसको कहेंगे एज़ ए इन्वेस्टमेंट वॉल्यूम। मतलब यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा क्वांटिटी ऐड नहीं किया जा रहा है। तो कंटिन्यूअसली कंपनी के ऊपर सेल ऑफ हो रहा है। जिस तरीके से आप चार्ट पैटर्न देखेंगे तो मैंने आपको ये भी बताया, एक रेंज के बेसिस पे कंपनी बहुत दिनों से काम कर रहा था। इसी रेंज के बेसिस में 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार कंपनी प्रॉफिट दिया। 4 बार नहीं, 5 बार कंपनी प्रॉफिट दिया। तो उसी तरीके से फिर से वही लेवल को वो टच किया, इसी लो रेंज का टच किया और इसका टारगेट होना चाहिए था इस लेवल तक। मगर थोड़ा-सा ऊपर जाने के बाद 200 डेज़ ईएमए को फेस किया और एक शूटिंग स्टार जैसे कैंडल क्रिएट किया और उसके बाद देखिए कंटिन्यूअसली सेल ऑफ हो रहा है। और मैंने कहा ये भी बताया कि अगर इस लेवल को
ब्रेक करता है तो एक बड़ा फॉल दिखेगा, नेक्स्ट लेवल रहेगा 444 के आसपास, और अगर वो लेवल भी तोड़ते हैं तो आप देखना फाइनली कहाँ तक आ चुके हैं, 377 के आसपास। और भी मैं कहूंगा कि अगर इस लेवल को भी तोड़ते हैं तो कंपनी 225 के लेवल का आने का चांसेस है। तो कहने का मतलब है कंपनी के ऊपर अभी प्रेशराइज है, तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर काम करना चाहते हैं तो प्लीज संभल कर काम करिएगा। हाँ, मैं एक बात जरूर कहूंगा कि कंपनी के अंदर कुछ खराबी है ऐसे तो मुझे नहीं लगा, सिर्फ कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है, इस बार प्रॉफिटेबिलिटी कम हुआ है। इकोनॉमिकली क्राइसिस जो है अगर खत्म हो जाएगा, हर लोगों का पर कैपिटल इनकम जब बढ़ जाएंगे तो लोगों के हाथ में पैसा आएगा, फिर से वो ज्वेलरी खरीदारी खरीदारी करने के लिए तैयार रहेंगे, तो उस टाइम फिर से इस कंपनी का ग्रोथ होने का चांसेस दिखेगा। बाकी आप आपके समझदारी के हिसाब से काम करिए। मैं जितना इन्फॉर्मेशन हो सके मैं आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। एक जो कंपनी है उसका नाम है कल्याण ज्वेलर्स। तो कल्याण ज्वेलर्स जो एक इंडिया के पॉपुलर और इंडिया के सेकंड लार्जेस्ट ज्वेलरी मेकिंग कंपनी बन चुके हैं। तो कल्याण ज्वेलर्स जिस तरीके से तेजी से ग्रोथ कर रहा है, देखिए कुछ दिनों पहले इसका मार्केट कैप 20,000 करोड़ के नीचे था और आज कितना 32,000 करोड़ के ऊपर चला गया। तो क्यों चला गया? क्योंकि कंपनी का जो जर्नी है वो अलग लेवल में देखने को मिला। 90 रुपीज से कंपनी करीबन 359 तक चला गया। तो इसका मतलब कंपनी 3 गुना से भी ज्यादा, 3.5 गुना से भी ज्यादा आपका फंड कर चुके हैं। अगर आपने 1 साल पहले निवेश करके रखे थे तो आपका फंड 3 गुना से भी ज्यादा कर चुके हैं 1 साल के अंदर अंदर। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इसके पीछे कोई अलग रीजन नहीं है, कंपनी का बिजनेस अच्छा हुआ, कंपनी ने सेल्स अच्छा किए, प्रॉफिटेबिलिटी अच्छा दिखाया, और आप देखेंगे कंपनी का आरओसी आरओई एवरेज है, पी रेशियो बहुत हाई है। अगर पी रेशियो के बारे में चर्चा करूँ तो कंपनी का एक अभी पी रेशियो टॉप लेवल में है, पीक लेवल में है। इसका मतलब कंटिन्यूसली जो बाइंग हो रहा था वो बाइंग पोजीशन थोड़ा सा कम हुआ। अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा दूँ और भी क्लियर हो जाएगा। आप देखेंगे तो वॉल्यूम के हिसाब से जो एवरेजली बाइंग है वो 50% के आसपास ही है। तो पीच में कितना हो गया था? 30% के आसपास। वो धीरे धीरे करके बाइंग परसेंटेज बढ़ता हुआ देखने को मिले है। अभी जो पी रेशियो है वो आज टॉप लेवल में है, इसका एवरेज पी रेशियो है 29, और कंपनी अभी करंट पी रेशियो कितना चल रहा है? करीबन 65। तो सोचिए ओवर वैल्यूड कंपनी हो चुके हैं। तो इस बात को आपको याद रखना है, जब भी कोई कंपनी ओवर वैल्यूड हो चुके हैं, मतलब ओवर ब्रॉट हो चुके हैं, तो उस कंपनी के ऊपर संभल कर काम करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए क्या उस कंपनी के ऊपर क्वार्टरली रिजल्ट क्या ठीक ठाक है? देखिए क्वार्टरली रिजल्ट आप देखेंगे तो सेल्स का जो ग्रोथ है वो अलग लेवल का देखने को मिले, 3,400 करोड़ से बढ़ के हो चुके 4,400 करोड़। तो सेल्स अलग लेवल का ग्रोथ हुआ, और एक्सपेंस को मेंटेन करने के बाद कंपनी की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो आप देखेंगे 140 करोड़ से बढ़ के हो चुके हैं 170, सॉरी, 140 करोड़ से बढ़ के हो चुके 178 करोड़ के आसपास। मतलब कंपनी टैक्सेशन पेमेंट करने के बाद 106 106 करोड़ से बढ़ के हो चुके 135 करोड़। तो कंपनी अलग लेवल का प्रॉफिटेबिलिटी को मेंटेन कर रहा है, शायद इसीलिए इंस्टीट्यूशन भी इस कंपनी के ऊपर होल्डिंग को कंटिन्यू कर रहा है। आप देखेंगे तो एफ के पास से 2% 4% का होल्डिंग है। जब यहाँ पे होल्डिंग इतना बड़ा था तब भी मैंने आपको वीडियो बनाकर शेयर किया था कि कल्याण ज्वेलर्स के ऊपर एक धमाका परफॉर्मेंस होगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन जब किसी कंपनी के ऊपर इतना बड़ा क्वांटिटी ऐड कर रहा है और पब्लिक वहां पे माल बेच रहा है तो कुछ ना कुछ धमाका हो सकता है। तो देखिए दिसंबर 2022 जो क्वार्टर आया था, तो फाइनली आप उस टाइम में चार्ट पैटर्न को देखेंगे तो उस टाइम दिसंबर 2022 का जो चार्ट पैटर्न है आप देखेंगे तो किस लेवल में वो चार्ट पैटर्न था। आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे था, और इस लेवल में देखिए मैंने मार्किंग भी करके दिया था कि इस लेवल को ब्रेकआउट करे तो एक बड़ा धमाका दिखेगा। तो यहाँ पे क्या बना? शोल्डर कम हेड कम शोल्डर बना था, और फाइनली ब्रेकआउट भी हुआ, 23% के आसपास टारगेट भी मिला। उसके बाद देखिए कंटिन्यूसली कंपनी बाय करते चले गए, और मैंने यहाँ पे कुछ ट्रेड नहीं लिया क्योंकि मुझे कुछ पैटर्न्स नहीं बनता हुआ दिखे, तो इसलिए मैंने कुछ ट्रेड यहाँ पे इनिशिएट नहीं किया। और मैं हमेशा पेशेंट के साथ बने रह के काम करता हूँ, ऐसे नहीं कि हर जगह पे मैं ट्रेड ले लूँ, क्योंकि ट्रेड लेना आसान है मगर ट्रेड को इनिशिएट होने के बाद फाइनली वो टारगेट देगा कि नहीं देगा इसके ऊपर बने रहना बहुत मुश्किल होता है। तो पहले आप मतलब आपका क्लियरिटी जरूर रखिएगा, कि आपका क्लियरेंस जरूर रखिएगा कि फाइनली वो कोई भी पैटर्न्स के हिसाब से ब्रेकआउट करे तो वो टारगेट जरूर देंगे। तो देखिए किस तरीके से वो रिवर्सल किया, फिर से ऊपर गया, रिवर्सल किया, ऊपर गया, फिर से रिवर्सल करे, अगर फिर से रिट्रेसमेंट करके ऊपर जाए तो एक एंटी लेवल बन सकता है। तो हमेशा आपको करना क्या है, इस तरीके से कुछ मार्किंग करिए, जब मार्किंग का ब्रेकआउट होगा तो वहाँ पे एंटी बनेगा। तो इस तरीके से फिर से यहाँ पे भी मार्किंग हुआ, देखिए ब्रेकआउट हुआ, ऊपर गया। मुझे लगता है यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके से कुछ पैटर्न्स क्रिएट होगा, उसके बाद अगर ब्रेकआउट करे तो एंटी लेवल बन सकता है। तो फिलहाल के लिए मेरे हिसाब से शांति से बैठे रहना ठीक रहेगा, क्योंकि कंपनी बहुत आगे बढ़ चुके हैं, तो कभी ना कभी उसका करेक्शन हो सकता है।
तो बाकी आप एक बार इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है आरवीएनएल। देखिए आरवीएनएल रेलवे विकास निगम लिमिटेड, इस कंपनी के ऊपर बहुत बड़ा अपडेट्स है कि कंपनी को लगातार लगातार प्रोजेक्ट मिलते जा रहा है और कंपनी के ऊपर अपकमिंग टाइम्स में एक अनुमान लगाया जा रहा है कि 70,000 करोड़ का प्रोजेक्ट मिलने वाला है। 70,000 करोड़ का, तो सोचिए कंपनी का मार्केट कैप उससे आधा है। जितना कंपनी का मार्केट कैप है उससे दुगना ज्यादा कंपनी को क्या मिलने वाला है यहाँ पे। टोटल देखा जाए तो यहाँ पे टोटल मार्केट कैप से भी दोगुना ज्यादा कंपनी को प्रोजेक्ट मिलने वाला है। तो इस प्रोजेक्ट मिलने के न्यूज आने के बाद ही कंपनी के ऊपर धमाका स्टार्ट हुआ था और कंटिन्यूसली कंपनी के ऊपर अप जर्नी देखने के बाद एक लेवल में अभी कंपनी होल्ड कर रहा है। तो जब भी कोई कंपनी लंबा जर्नी करने के बाद एक जगह पे अगर होल्ड करे तो सोचना फिर से वो अपर साइड को ब्रेक करके एक बड़ा सा धमाका दे सकते हैं। अभी इस कंपनी के बारे में एक ही बात कहूंगा, कंपनी का हर पैरामीटर्स आपको अच्छा लगेगा। कर्जा थोड़ा सा ज्यादा है, कर्जा लेने के पीछे कारण भी मैं आपको समझाऊंगा। उससे पहले इनकम देख लीजिए। कंपनी के हाथ में देखिए कोई कैश नहीं है। जब किसी कंपनी के हाथ में कैश नहीं होता है मतलब कैश नेगेटिव होता है, इस बात को याद रखना उस पैसे को कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर री इन्वेस्ट कर चुके हैं। तो जब भी री इन्वेस्ट किया तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी देखने को मिला है। तो एज ए इन्वेस्टर, प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी के पास यहाँ पे इन्वेस्टमेंट आपको दिखेगा। तो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखिए इंस्टीट्यूशन के पास ज़्यादा होल्डिंग नहीं है। तो आप कहेंगे सर कंपनी ने इतना बड़ा धमाका रिटर्न दे दिया तो इंस्टीट्यूशन ने बाय नहीं क्यों किया? क्योंकि दो कारण की वजह से। पहले ये कंपनी एक पीएसयू कंपनी है और दूसरा बात इस कंपनी के प्रोमोटर के पास 75% के ऊपर होल्डिंग था। तो वो आज नहीं तो कल वो बेचने वाले थे। तो जब बेचेंगे तो इसका प्राइस में करेक्शन देखने को मिलेगा, शेयर में गिरावट देखने को मिला। तो इसलिए इंस्टीट्यूशन उतना ज़्यादा होल्डिंग नहीं रखे थे। तो जब भी इंस्टीट्यूशन ने माल बेचा ओएफएस के माध्यम से उसका फायदा किसने उठाया? इंस्टीट्यूशन ने उठाया, एफएस ने उठाया। तो कंपनी के ऊपर जो क्वार्टरली रिजल्ट है आप देखेंगे, सेल्स लगातार बढ़ते चले गए और कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी भी बढ़ा। तो जो कंपनी ने कर्जा उठाया उस कर्जे के बारे में बात करूं तो आप देखेंगे कंपनी का जो बोरिंग्स है वो 2,500 करोड़ से बढ़ के हो चुके 6,000 करोड़ के आसपास। तो यहाँ पे क्वेश्चन मार्क ये आएगा कि इतना ज्यादा कर्जा लेने का जरूरत क्या था? देखिए जरूरत एक्चुअली जरूरत था क्योंकि कंपनी को 1100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। मतलब इस बार कंपनी का कंटिन्यू के बेसिस में कंपनी का इसी टाइम में कंपनी 1100 करोड़ के आसपास प्रोजेक्ट मिला। तो इतना जो प्रोजेक्ट मिला, इतना जो कंपनी को टेंडर मिला, उस टेंडर को compete करने के लिए कंपनी के हाथ में तो पैसा तो है, सेम टू सेम पैसा है, मगर अपकमिंग टाइम्स में जो प्रोजेक्ट मिलने वाले हैं उसका क्या करेंगे? तो उसके लिए कंपनी के हाथ में तो उतना पैसा नहीं है। और उल्टा आप ये भी देखेंगे कि कंपनी को ट्रेड्स पेबल में 146 करोड़ के आसपास पैसा पेमेंट करना होगा। तो ये सारी चीज़ों को मतलब एक साथ जोड़ा जोड़ा जाए तो कंपनी जो कर्जा लिया तो उतना ज़्यादा कर्जा नहीं है और उसको मिटा भी वो पाएंगे। तो बाकी इस कंपनी के लास्ट कुछ फ्यू डेज का डेटा देखेंगे तो पिछले दिनों में हाई वॉल्यूम का ग्रोथ देखने को मिला था और वो भी ट्रेडिंग के ऊपर। मतलब इन्वेस्टमेंट के ऊपर उतना हाई वॉल्यूम नहीं देखा। कंपनी के ऊपर अच्छा खासा यहाँ पे अच्छा खासा लेवल का यहाँ पे प्रॉफिटेबिलिटी, सॉरी, अच्छा खासा यहाँ पे वॉल्यूम देखने को मिला था। लास्ट डे में मतलब 17 नवंबर में कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा वॉल्यूम नहीं देखने को मिले। अभी कंपनी के ऊपर जो चार्ट पैटर्न बना, तो आरबीएनएल का जो चार्ट पैटर्न आप दिखाऊंगा तो यहाँ पे देखिए कफ विद हैंड पैटर्न बना था, ब्रेकआउट हुआ, टारगेट भी अचीव हुआ। अभी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि एक रेंज के ऊपर कंपनी ट्रेड कर रहा है। इस रेंज को क्रिएट करके एक यहाँ पे कफ और उसके बाद हैंडल अगर एक बार पैटर्न क्रिएट करे तो मैं यहाँ पे फिर से एंट्री लेने के लिए तैयार रहूंगा। तो बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके नाम है ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड। तो ओलाटेक सॉल्यूशंस लिमिटेड के बारे में बात करें तो इस कंपनी के ऊपर बोनस का अपडेट है। बोनस का अपडेट कब है? 20 तारीख को, मतलब आज के दिन ही कंपनी आपको बोनस देने वाला है और वो भी कितना, 20 शेयर के बदले आपको 17 शेयर मिलने वाले हैं। तो इस अपडेट को आपको कैसा लगा जरूर कमेंट्स करना। वीडियो में अगर जानकारी अच्छा मिले तो प्लीज लाइक करना और आपका कुछ कमेंट्स है तो मुझे जरूर कमेंट्स करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, धन्यवाद।